नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दिल्ली में देश की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। सारे देश की निगाहें दिल्ली पर है और जो कुछ राजनीतिक हलचल गतिविधियां हैं सबका केंद्र दिल्ली बना हुआ है। एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। राष्ट्रपति से मिलकर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा दिया। कैबिनेट की सिफारिश पर लोकसभा भंग हो गई। 7 तारीख को प्रधानमंत्री एनडीए के नेता मिलने जाएंगे राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के साथ, और संभवतः 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसे संकेत हैं। INDIA जो कांग्रेस लीड गठबंधन है, उसकी भी नेताओं की बैठक अभी हुई है थोड़ी देर पहले। अभी बाहर निकले ही है नेता, पर चूंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि एनडीए के साथ है, इसलिए अब INDIA की मशक्कत करने का कोई महत्व नहीं रह गया है। सरकार बनाने की कोई संभावना उनके सामने अभी नहीं है। अब सारी गतिविधियां दिल्ली में केंद्रित है, तो राजस्थान की बात कैसे करें और क्या करें, ये सवाल मेरे सामने था। मैं आपसे आने वाले कल का एक विषय आज बातचीत में लेके आया हूं। 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव 7 विधायकों ने लड़ा था। इनमें से 5 विधायक जीत गए और 2 विधायक हार गए। वो ललित यादव अलवर से हारे, और शिव के विधायक जो निर्दलीय थे रविंद्र सिंह भाटी, वो बाड़मेर जैसलमेर सीट से हारे। हारने वालों के कारण और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जीतने वालों की चर्चा इसलिए कि संभवतः, चलिए हम बात कर रहे थे राजस्थान की उन 5 विधानसभा सीटों की जहां के विधायक चुनकर लोकसभा के लिए जा चुके हैं। वैसे तो उनके सामने ऑप्शन है कि लोकसभा में जाएं या वहां से इस्तीफा दे दें और विधानसभा में बने रहें, लेकिन जैसा कि प्रचलन भी है, हम सब जानते भी हैं, इतना बड़ा चुनाव लड़के वो लोकसभा में गए, और 5 विधायक जो लोकसभा में गए चुन करके, 3 उन पार्टियों के हैं जिनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन जैसा किया था, राजस्थान में सीट छोड़ी थी इनके लिए। उनका सवाल नहीं उठता कि वो विधानसभा में बने रहें, लोकसभा से इस्तीफा दें। और 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है, झुंझुनू राजेंद्र गोला और हरीश मीणा टॉक साहिबापुर। वो भी किसी भी हाल में विधानसभा में बने रहने की कोशिश नहीं करेंगे, लोकसभा में ही जाएंगे। इसलिए अब 5 सीटों पर राजस्थान विधानसभा की उपचुनाव होने की संभावना ही नहीं, बल्कि प्रबल संभावना लगभग तय है कि 6 महीने के अंदर इन 5 सीटों पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। दौसा का सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं। दौसा में मुरारीलाल मीणा विधायक कांग्रेस के चुन लिए गए, लोकसभा जा रहे हैं। उनकी जगह अब कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस से, ये प्रश्न उछल रहा है। GR खटाना जो बांदीकुई से चुनाव हार गए, सचिन पायलट के बेहद करीबी, और मुरारीलाल मीणा भी सचिन पायलट की तरफ से चुनाव लड़ाए गए थे, और पायलट का इलाका भी है दौसा, तो ज़्यादा संभावना लोग इस बात की मानते हैं कि सचिन पायलट के सबसे करीबी व्यक्ति GR खटाना, जो उनके पिताजी के OSD हुआ करते, PS हुआ करते थे राजेश पायलट के, और बांदीकुई से विधायक रहे थे, हार गए चुनाव। अभी GR खटाना लड़ सकते हैं, या ममता भूपेश जो सिकराय से MLA थी, हार गई, मंत्री थी, वो चुनाव लड़ सकती हैं, या फिर अनुपमा जोरवाल, निहारिका जोरवाल जो चुनाव लड़ चुकी है, राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ा नाम रहा है, मुरारीलाल मीणा की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम भी चर्चा में है। मुरारीलाल मीणा अपनी विधानसभा की सीट पर अपनी बेटी को चुनाव लड़ा सकते हैं, उनके राजनीतिक कैरियर का डिब्यू हो सकता है। और चूंकि GR खटाना भी हारे विधानसभा चुनाव, ममता भूपेश भी हारी विधानसभा चुनाव, और दोनों एक सिकराय से और एक बांदीकुई से, इसलिए पिता की सीट पर एक सहज अधिकार बनता है लड़ने का निहारिका जोरवाल का। बीजेपी से कौन आ सकता है, ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। शंकर शर्मा पहले विधायक रहे हैं,
जगमोहन मीणा का नाम भी फिर उछला है, किरोड़लाल मीणा के भाई का, पर मुझे लगता नहीं है कि वो अब रुचि लेंगे, वो लोकसभा ही लड़ना चाह रहे थे। और तीसरा नाम बिरदीचंद जो सांगानेर रहते हैं उनका है। ये बिरदीचंद और शंकर शर्मा ये हरियाणा ब्राह्मण है, पहले भी हरियाणा ब्राह्मण यहाँ से जीत चुका है। मुझे लगता है कि कांग्रेस किसी मीणा को या गुर्जर को चुनाव लड़ाएगी और बीजेपी किसी हरियाणा ब्राह्मण को चुनाव लड़ाएगी। ये दौसा की सीट की बात। दूसरी सीट खाली हो गई झुंझुनू, कांग्रेस के बृजेंद्र ओला जीते हैं। उनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, शीशराम ओला। विजेंद्र ओला की जगह अब कौन लड़ेगा चुनाव कांग्रेस से, इस बात का जब सवाल उठ रहा है तो वहाँ क्षेत्र में चर्चा इस बात की है कि राजबाला ओला जो उनकी पत्नी है, जिला प्रमुख रही हैं, वो चुनाव लड़ सकती है विधानसभा का। इसके अलावा अमित ओला उनके पुत्र और अमित ओला की पत्नी आकांक्षा ओला दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस के टिकट पर। इनमें से भी कोई लड़ सकता है, लेकिन लड़ेगा कोई ओला परिवार का ही, ऐसी वहाँ आम चर्चा है। सामने कौन आ सकता है? सामने बबलू चौधरी को 60,000 वोट मिले थे, बीजेपी की टिकट लड़ा था, लेकिन उनको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी उठी थी। और राजेंद्र भांबू जो बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनके 40,000 वोट आए थे। दोनों वोट अगर एक जगह पड़ गए तो विजेंद्र ओला या ओला परिवार कांग्रेस से लड़े तो उनको मुश्किलात पेश आ सकती है। तो ये दोनों क्या एक हो जाएंगे भाजपा के बैनर तले, या भाजपा जिसे टिकट देगी उसको दोनों के वोट मिल जाएंगे संयुक्त रूप से? लेकिन टिकट के नाम पर इन दो की चर्चा है, राजेंद्र बाबू और बबलू चौधरी। आइए बात करते हैं अब टोंक की, टोंक देवली, टोंक सवाईमाधोपुर सीट की। हरीश मीणा वहाँ से जीते हैं, विधायक हैं वो कांग्रेस के, डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान के। और हरीश मीणा के जीत के जाने के बाद, कांग्रेस के विधायक से सांसद बन जाने के बाद, अब जो चर्चा है उस क्षेत्र में, नमो नारायण मीणा उनके बड़े भाई केंद्र में मंत्री रहे हैं। मैं नहीं समझता, बहुत बुजुर्ग हैं, क्या चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन हाँ इस क्षेत्र के सांसद रहे तो वो उन्होंने किरोड़ी सिंह बैसला को हराया था, केंद्र में मंत्री रहे थे। हो सकता है परिवार की जगह परिवार। और ओपी मीणा चीफ सेक्रेटरी रहे, वो भी रामनारायण मीणा का नाम, विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, कोटा से सांसद रहे। ये भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं क्योंकि इस इलाके से एक बार वो भी एमएलए रह चुके हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए रामनारायण मीणा भी प्रबल दावेदार हैं। और सोनम गोलछा का नाम भी कांग्रेस से आ रहा है। बीजेपी से कई दावेदार हैं, प्रबल दावेदार, प्रभुलाल सैनी पूर्व मंत्री, सैनी वोट बहुत, माली वोट बहुत है। अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव पार्टी, नाथू सिंह गुर्जर की पत्नी, जिला प्रमुख रह चुकी टोंक से, उनका भी दावा बनता है। राजेंद्र गुर्जर पहले एमएलए रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, और इन दिनों जोनापुरिया के साथ जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे, जोनापुरिया उनके साथ काफ़ी नज़दीकी रही है उनकी। और विजय बैसला भी, किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे, जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का। इन चारों के नाम इस वक्त चर्चा में हैं। चारों बड़े प्रबल दावेदार हैं और चारों एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। क्या बीजेपी में कोई मतैक्य बना पाएगा, ये भी आने वाले समय में एक प्रश्न होगा जब उपचुनाव हो रहा होगा। नागौर की सीट खाली हुई है, नागौर में खाली हुई है एक सीट, हनुमान बेनीवाल जीत के गए। और खींवसर की सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार अब कौन होंगे? क्या नारायण बेनीवाल होंगे जो पहले एमएलए रह चुके हैं जब पिछली बार हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे तब, या उनके परिवार से कनिका बेनीवाल आ सकती है, लड़ सकती हैं चुनाव? और एक नाम है मनीष मिर्धा का, जो नाथूराम मिर्धा के पोते हैं। बीजेपी की प्रत्याशी जो चुनाव हार गई, उनके चचेरे भाई हैं और उन्होंने खुलकर साथ दिया था हनुमान बेनीवाल का अपनी चचेरी बहन के खिलाफ। तो इसलिए मनीष मिर्धा का भी दावा बनता है, हो सकता है जिस तरह उन्होंने साथ दिया अपने परिवार के खिलाफ, उनकी तरफ देखें हनुमान बेनीवाल और उन्हें मिर्धा परिवार के एक व्यक्ति को अपने साथ पार्टी में जोड़कर चुनाव लड़ाएं। बीजेपी से रेवत राम डागा का नाम है, पहले भी चुनाव लड़ा था, बहुत टफ फाइट दी थी उन्होंने, उनका फिर से नाम लिया जा रहा है।
एक सीट और खाली हुई है 84 डूंगरपुर की, राजकुमार रोत, बाप भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए एमपी बन गए। और महेंद्र सिंह मालवीय जिन्होंने सीट छोड़ी थी, वहां तो उपचुनाव हो गया हाथ के हाथ और वहां भी बाप जीत गई। तो महेंद्र सिंह मालवीय न सांसद रहे, न विधायक रहे, न खुदाई मिला, न विसाले सनम, और कहते हैं चौबे जी छब्बे जी बनने गए, दुबे जी भी नहीं रहे। लेकिन बाप ने बागीदोरा की वो सीट जीती जिससे इस्तीफा दिया था महेंद्र सिंह मालवीय ने। बाप फिर सीट लड़ाएगी 84 में, चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस हो सकता है फिर बाप के सामने चुनाव ना लड़े। अब किसे लड़ाएंगे? राजकुमार रोत, क्योंकि उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है लोकसभा में जाने की वजह से। तो वो जो लड़ा सकते हैं वो अपने चाचा को लड़ा सकते हैं चुनाव, सोहन सिंह रोत, एक तो बड़ा प्रबल नाम है, प्रबल दावेदार है। एक दिनेश घुवेड़ और पोपट खोरिया, ये 3 नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। और सोहन सिंह रोत का पहले टिकट हो रहा था, लेकिन कांति आदिवासी की वजह से डूंगरपुर सीट से टिकट उनका कट गया, उन्हें नहीं मिला। कटना नहीं कहते से, उन्हें नहीं मिला क्योंकि कांति आदिवासी वो थे जिन्होंने बहुजन आदिवासी पार्टी बाप का की भूमिका रखी थी, सब कुछ आधारशिला रखी थी, इसलिए उनकी अनदेखी नहीं कर पाई पार्टी। तो सोहन सिंह रोत को तब रोका गया, उनका टिकट नहीं दिया गया। अब हो सकता है राजकुमार रोत अपने चाचा सोहन सिंह रोत को लड़ा दे। ये जो पोपट खोरिया है ये भी प्रबल दावेदार है, भील विद्यार्थी प्रदेश मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं। और इस इलाके में आदिवासी जिस तरह संगठित हो रहे हैं, नौजवान खासतौर पर संगठित हो रहे हैं, और भील प्रदेश की मांग उठ सकती है कभी भी, आदिवासी प्रदेश की, वनांचल प्रदेश की मांग उठ सकती है, इसलिए इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। राजकुमार रोत इस आंदोलन को हवा देने के लिए पोपट खोरिया को विधानसभा 84 विधानसभा से अपनी जगह चुनाव लड़ा दें। बीजेपी से सुशील कटारा आ भी सकते हैं और कोई नया नाम भी आ सकता है, अभी हम कह नहीं सकते बीजेपी से कौन आया। ललित यादव हार गए थे अलवर से और रविंद्र भाटिया हार गए थे शिव से। तो 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा, 5 जीत कर लोकसभा में पहुंच गए। इन 5 सीटों पर उपचुनाव होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उपचुनाव सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ पार्टी की अग्नि परीक्षा होगा। और सत्तारूढ़ पार्टी की अग्नि परीक्षा इस तरह होगा कि जब विधानसभा का डेफर्ड इलेक्शन होते हुए सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया और 3 दिन बाद चुनाव हुए और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हार गए मंत्री होते हुए, मंत्री पद छोड़ना पड़ा, तो चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल पूरा वहां गया था चुनाव प्रचार करने और मंत्री बनाए जाने के बावजूद नहीं जिता पाया। फिर बागीदोरा में उपचुनाव हुआ है और बागीदोरा का उपचुनाव भी बीजेपी हार गई है, बाप जीत गई है। जबकि बागीदोरा के विधायक बीजेपी में आकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे खुद, महेंद्र सिंह मालवीय, फिर भी वो अपनी सीट पर नहीं जिता पाए बीजेपी को। इसलिए अब इन 5 सीटों पर जो विधानसभा उपचुनाव होगा वो अग्नि परीक्षा होगा, क्योंकि 25 में से 11 सीट कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन लेकर आया है। 25 में से 25 सीट जीतने की हैट्रिक होने से बचा ली कांग्रेस ने और लगभग बराबरी की लड़ाई पर आ गई कांग्रेस। 12वीं सीट भी वो 1500 वोट से हारी है, मात्र 1516 वोट से। इसलिए अब जब कांग्रेस पूरे जोश के साथ है, 70 विधायक पहले उनके पास, इनमें से ये विधायक 3 कम भी हुए। अब जब कांग्रेस इस जोश के साथ चुनाव लड़ेगी, हालांकि केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, फिर भी राजस्थान के नतीजों से जो कांग्रेस में जोश आया है, तो भजनलाल सरकार के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी इन 5 सीटों को जीतना। इनमें 3 कांग्रेस के पास हैं, एक बाप के पास है, एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास है। इसलिए आने वाले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को, प्रदेश मुख्यमंत्री को, प्रदेश नेतृत्व को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, राजनीतिक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे पहले कई उदाहरण रहे हैं कि जो पार्टी की सरकार थी उस पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव हारते रहे हैं, ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए बीजेपी को बहुत संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपसे एक बात और जाते जाते कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था लोकसभा चुनाव में। मैंने पेनल्टी कॉर्नर में बार बार कहा कि जिस पार्टी ने एक विधानसभा सीट नहीं जीती उसको एक लोकसभा सीट दे दी, सीकर की, सीपीएम को क्यों दे दी। और मैंने हमेशा कहा कि इसका फायदा सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर और बीकानेर 5 सीटों पर मिलेगा।
और यहाँ से अगर सीपीएम के कैंडिडेट खड़े होते तो 30 से 40 हज़ार वोट काटते और कांग्रेस की हार सुनिश्चित करते। और नहीं खड़े हुए, एक सीट दे दी, तो 4 सीटों पर फायदा उठाया कांग्रेस ने और 4 में से 3 सीटें जीत ली। गंगानगर, जिसकी उम्मीद बहुत कम थी, पर सीपीएम का वोट था, जहाँ से कई बार सीपीएम के एमएलए बने हैं। बीकानेर में सीपीएम के एमपी बने हैं। डूंगरगढ़ से सीपीएम के एमएलए थे पहले। तो ये चूरू से लेकर के गंगानगर तक की बेल्ट पर सीपीएम के वोटों का फायदा उठा सकी। कांग्रेस रणनीतिक रूप से उसने फैसला किया था एक सीट सीपीएम को देकर, और सीपीएम की वो सीट भी जीत के बीजेपी का 1 नंबर बढ़ने से रोका उन्होंने केंद्र में। दूसरा, उन्होंने आरएलपी को सीट दी। हनुमान बेनीवाल खड़े होते, अगर नहीं कांग्रेस गठबंधन करती, तो कम से कम इन 5-6 जाट बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिनमें 50-50, 60-60 हज़ार वोट बांट लेते और वो भी कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर लेते। तो शेखावटी की जीत, जहाँ जाट ओरिएंटेड सीटें हैं, जहाँ सीपीएम का एक वर्ग है, उन दोनों तरह के वोटर को उन्होंने डिवाइड होने से बचाया और इस डिवीजन से बचकर ही कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई है, ऐसा मेरा मानना है। और तीसरा कदम जो उन्होंने उठाया था, राजकुमार रोत को समर्थन करके, जबकि अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़ा कर चुके थे, उसे हटाया, पर सिंबल नहीं हटाया, उस कैंडिडेट मैदान में रह गया। उसके बावजूद उन्होंने उस कैंडिडेट को पार्टी से बाहर निकाल करके बाप का समर्थन किया था, सिर्फ इसलिए कि महेंद्रजीत सिंह बालवी, जो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, एमएलए रहे, सांसद रहे, पत्नी जिनकी जिला प्रमुख रही, खुद जिला प्रमुख रहे, पूरा समय कांग्रेस में राज करने के बाद अचानक बीजेपी के साथ चले गए थे। कांग्रेस की प्रायोरिटी ये थी कि हम सीट ना लड़ें, एक आंख फूट जाए लेकिन उनकी 2 फूटनी चाहिए। उसमें कांग्रेस सफल रही महेंद्रजीत सिंह बालवी को हराने में। ये कांग्रेस की जो रणनीति थी 3 सीट दूसरों को देने की, उसमें कांग्रेस को ये सफलता मिली कि बीजेपी की 3 सीटें कम करने में सफल रही। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।